वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और घरों के अंदर हैं। अपने टाइम टू टाइम अपने हैंड्स को आप वॉश करते हैं, सैनिटाइज करते हैं और जो टीवी वगैरह पे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो एडवाइस कर रहे हैं उस एडवाइस को हम लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इन सब के दौरान बहुत सारे काम चलते रहेंगे, नहीं रुकते हैं वो काम, और उसी में से एक है हम लोगों की स्टडीज जो चलती रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन कर रहे हैं, सर एग्जाम्स कब होंगे, क्या पोस्टपोन हो सकते हैं, क्या फायदा इन सब बातों का। हम अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखते हैं, जब एग्जाम्स लेने हो तब एग्जाम्स आप ले लीजिए, हमारी तैयारी पूरी है। तो पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे बहुत बात की बात है। आप तो यही मान के चलो कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड डेट्स होती हैं उसी पे एग्जाम्स होंगे। पोस्टपोन होते हैं तब की तब देखेंगे, उसके हिसाब से अपनी तैयारी में किसी भी तरीके की कोताही क्यों बरतनी। तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि मेरे यहाँ भी इंटरनेट में कभी कभी दिक्कत हो जाती है और वो जो टेक्नीशियन है वो नहीं आ पाता, इसके बावजूद हम सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो इस समय मैं टीच कर रहा हूँ वो पीजीबीपी चैप्टर है और जो सबसे शानदार टॉपिक है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करनी है या अपना फ्यूचर बनाना है और इनकम टैक्स आपको एक ऐसा सब्जेक्ट लग रहा है जो आपकी नेचर से मेल खाता है। देखो, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग होता है, हर आदमी की वेवलेंथ अलग होती है, हर आदमी का इंटरेस्ट अलग होता है। तो जिस जिस स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स ऐसा लगने लगा कि हाँ यार ये मेरे लिए कुछ कर सकता है और मैं इनकम टैक्स के लिए कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए ये चैप्टर आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है पीजीबीपी। इसलिए पीजीबीपी टीच करने के साथ साथ मैं ये भी चाह रहा हूं कि कुछ बेसिक बातें कि ये कैसे डिजाइन किया गया, किसी भी सेक्शन के पीछे की फिलॉसफी क्या है, मैं साथ में वो भी आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं और मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी ये बात समझ लोगे और आपके अंदर तक ये बात बैठ जाएगी उतना ही जल्दी आप इस चैप्टर को एंजॉय करने लगोगे। एक को हम कहते हैं स्पेशल सेक्शंस और एक को हम कहते हैं जनरल सेक्शन। जनरल सेक्शन केवल एक है, सेक्शन 37, और स्पेशल सेक्शंस बहुत सारे हैं। 30 से लेके 36 तक इनकी रेंज है। हमने उसमें एक 30 कर लिया, एक 31 कर लिया और एक 32 कर लिया। आज हम जो करेंगे वो 33 ए बी करेंगे और 33, ये मैं आपको बता देता हूँ, दो सेक्शंस हैं। एक तो टी कॉफी रवर डेवलपमेंट अकाउंट, एक साइट रेस्टोरेशन फंड जो कि 33 ए बी ए है। ये दो सेक्शंस हम आज करेंगे। तो 33 ए बी ए, इसके बाद हम 35 सीरीज पे आएंगे। 35 के अंदर बहुत सारे हैं। फिर हम 36 पे आएंगे और 36 विल बी द लास्ट। 37 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 37 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर्स 1 टू 36 में 30 टू 36 में कवर हो चुके हैं, उसके अलावा अदर देन विच हैव बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 30 टू 36, उनके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर की अगर एडमिसिबिलिटी आपको डिसाइड करनी है, वेदर दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल और नॉट डिडक्टेबल, तो वो 37 में जो कंडीशंस लगी हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। पर्सनल एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं होगा, जो डिडक्टेबल होगा उसके लिए क्या बोलेंगे, इनकर्ड एक्सक्लूसिवली एंड होली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय असेसी। तो जो 30 टू 36 के अंदर चला गया उस पर 37 नहीं लगाया जाएगा। 30 टू 36 कहते हैं हम बताएंगे कि कोई खर्चा कब माइनस होगा या कब माइनस नहीं होगा, अब 37 के पास नहीं जाएंगे। तो 30 ये बात कहता था कि अगर कोई भी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में जो भी आप खर्चे करते हो, रेंट, ये तो केवल आप एज ए टेनेंट ही पे कर पाओगे। इसके अलावा खर्चे जो होंगे वो चाहे ओनर हो चाहे टेनेंट हो, जैसे कि टैक्सेस हो गए, म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह, बहुत सारे रेट्स होते हैं। करंट रिपेयर्स कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। तो अगर बिजनेस की इनकम निकाली जाएगी तो ये खर्चे माइनस किए जाएंगे अंडर सेक्शन 31।
31 ये कहता है कि अगर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर है उसका आपने करंट रिपेयर्स पे करे हैं या फिर आपने उसका पे किया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो पीजीबीपी की इनकम निकालते समय एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे। और 32 कहता है कि अगर आपके पास प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है या इनटेंजिबल एसेट्स है और इसके रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन है तो माइनस किया जाएगा। और इन तीनों के रेस्पेक्ट में एक सेक्शन हमने कॉमन किया था 38 सबसेक्शन 2। वो ये कहता है कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए या फर्नीचर के लिए एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, वो बिजनेस के अलावा भी किसी और पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो जो भी ये 3 खर्चे हैं इनका फेयर प्रोपोर्शन निकाला जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन और उसके लिए अलाउ कर दिया जाएगा। कितने परसेंट आपने बिजनेस के लिए यूज किया वो परसेंटेज आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी, केवल उतनी अलाउ करी जाएगी। अगर 100% उसने अलाउ कर रखी है तो जो पर्सनल पर्पजेज वाली होगी, अदर देन बिजनेस पर्पजेज वाली होगी, उसको एड बैक कर देंगे, उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है सर, तो ये सर हर बिजनेस पे एप्लीकेबल होगा। हाँ, ये खर्चे तो हर बिजनेस के अंदर होते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन हो। एक शॉपकीपर है, उसकी कपड़े की दुकान है, 30 माइनस करता है, हाँ 31 वाले, हाँ सर वो भी 32, हाँ सर वो भी। अच्छा, कोई टीचर है, वो टीच कर रहा है, उसका, हाँ जी सर, उसके भी थोड़े बहुत तो सर बिल्डिंग वगैरह उसने रेंट पे कर रहा होगा या अपना भी उसका ओनर होगा तो टैक्सेस वगैरह पे किए होंगे सर उसने। सर ऑफिस में कम से कम एसी वगैरह लगा होगा तो एसी का जो करंट रिपेयर वगैरह होता है, इंश्योरेंस वगैरह, कुछ प्लांट मशीनरी तो प्रोफेशनल्स के पास भी होती हैं सर, आपके पास भी सिस्टम है, कंप्यूटर लैपटॉप है, उनकी करंट रिपेयर्स वगैरह आप माइनस करोगे सर। 32 का बेनिफिट भी हर कोई लेता है डेप्रिसिएशन का। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरीके का प्रोफेशन कर रहे हो, यू नीड द एसेट्स, उस पर आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्लेम करते हो। लेकिन जब मैं 33AB और 33AB पे आता हूं तो मैं एक बात हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं, और जो इस बात को समझ जाएंगे उनके लिए एक कदम और आगे रास्ता खुल जाएगा पीजीबीपी को समझने का। ये दो जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि मैं इसकी बात करूं 33AB की अगर मैं बात करूं तो 33AB है अगर आपका बिजनेस है टी, कॉफी या रबर का। 33AB ऐसी तरीके सा है कि अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए प्रोड्यूस करते हो तो वो 33ABA के अंदर चला जाएगा। 33AB में जो डिडक्शन दे रखा है, जो बेनिफिट दे रखा है, वो तभी अलाउ किया जाएगा जब आपका एक खास बिजनेस होगा, और वो बिजनेस होना चाहिए टी, कॉफी और रबर का बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए, तभी 33AB का बेनिफिट मिलेगा। ये बात मैं क्लास शुरू होने से पहले भी बता रहा हूं और ये बात मैं क्लास खत्म होने के बाद भी एक बार रिवाइज करूंगा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अब 32, 36 के भी दो हिस्से करने के टाइम आ गई है। एक तो वो जो जनरल ऑल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे, और एक वो जो स्पेसिफिक बिजनेस या प्रोफेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। मतलब जो स्पेशल सेक्शंस भी हैं उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन है। कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं, आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, हम बिजनेस की नेचर नहीं देखेंगे, वो बेनिफिट आपको उन सेक्शंस के अकॉर्डिंग अलाउ कर दिया जाएगा। और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं उसमें नेचर ऑफ बिजनेस भी देखी जाएगी। जैसे यहां सेक्शन 30 आ गए, आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, अगर बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हो तो माइनस होगा। सेक्शन 31 आ गया, किसी भी चीज का बिजनेस या प्रोफेशन कैरी कर रहे हो, अगर आपने अपने प्लांट मशीनरी फर्नीचर के करंट रिपेयर्स या इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, माइनस होगा। जैसे सेक्शन 32 हो गया, आपने किसी भी तरीके का बिजनेस या प्रोफेशन कैरी किया हो, जो एसेट्स होती हैं उनका डेप्रिसिएशन माइनस होगा। लेकिन 33AB कहता है बिजनेस भी आपका खास होना चाहिए, टी, कॉफी, रबर का। तो 32, 36 भी कमाल की बातें कहते हैं। कुछ तो जनरल बातें बोलते हैं जो हर बिजनेस के बारे में एप्लीकेबल होंगी, और कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो एक खास बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, किसी खास मकसद से बनाए गए हैं, उन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं, और उसी में पहला सेक्शन है 33AB। 33AB ये कहता है कि जो बिजनेस, देखो शुरुआती मैंने यहां से करी है सर, असेसी, असेसी कोई भी हो, जहां क्वेश्चन साइलेंट होगा, असेसी नहीं लिखा होगा, मतलब असेसी कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे कंपनी हो, फर्म LLP हो, AOP BOI हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, कोई भी हो, लेकिन बिजनेस जो होना चाहिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग,
टी, कॉफी या फिर रबर, और खास बात इन इंडिया होना चाहिए। अगर इनका बिजनेस आपका इंडिया में है तो आपको एक बहुत शानदार बेनिफिट दिया जाएगा जिसको कहा जाता है 33AB। और आज आपको यह बात भी समझ में आएगी कि इसको 37 से गवर्न क्यों नहीं कर रही हैं, एक स्पेसिफिक सेक्शन क्यों बनाना पड़ा। खास तरीके का बेनिफिट देने के लिए एक खास तरीके का सेक्शन बनाया जाता है, और इस बिजनेस को इंडिया में सरकार प्रमोट करना चाहती है, और ये बहुत लार्ज लेवल पे इंडिया में होता है। चाय के शौकीन तो इंडिया में जगह जगह पाए जाते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। जो मैं फेस टू फेस जब टीच करता था तो स्टूडेंट्स कहते थे सर आप कितनी चाय पीते हो। वो फिक्स थी कि मेरी एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद चाय आनी आनी है। वो चाय नहीं आती थी तो मेरी टीचिंग क्वालिटी भी थोड़ी डाउन जाती थी। मैं भी बस अब पढ़ लो, चाय से एनर्जी मिलती है टीचर्स के लिए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स चाय पीती हैं। कॉफी और रबर का बिजनेस अगर इंडिया में आप करते हो, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो कितने लार्ज लेवल पर टी और कॉफी का बिजनेस किया जाता है, पैदा की जाती है टी और कॉफी के लिए, उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इंडिया में इस बिजनेस को सरकार चाहती है और प्रमोट किया जाए, तो एक बहुत खास बेनिफिट दिया गया 33AB के अंदर। जो आप पैसा कमाते हो इस बिजनेस से वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इस बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए। देखो क्या नाम है, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। सरकार कहती है कि इस बिजनेस को आप ऐसा मत करो केवल छोड़ दो, डेवलप भी करो। इसके लिए कुछ खास चीजें खरीदो, एफर्ट्स वगैरह खरीदो इसके लिए, इन बिजनेस के पर्पज से, और आप आगे फैलाने की कोशिश करो, हम आपको टैक्स में बेनिफिट देंगे। तो आदमी कहता है साहब मैं डेवलप तो करूंगा इस बिजनेस के लिए डेफिनेटली, लेकिन सर डेवलप करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो सरकार कहती है थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करते रहो, जिस दिन रिक्वायरमेंट हो उस दिन उस पैसा निकाल के अपनी चीज को डेवलप कर लो। जैसे कि आज आपने 100 रुपए कमाए और आपको लगता है 40 रुपए हम बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे, तो आप 40 रुपए के अकाउंट में डाल दो। फिर अगले साल फिर आपने 100 रुपए कमाए, फिर आपको कहता है कि हम 40 रुपए डेवलपमेंट में लगाएंगे, आप 40 रुपए फिर एक बैग उसी अकाउंट में डाल दो। फिर अगले साल आपने फिर 100 रुपए कमाए, आपको लगता है 40 रुपए हम डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, 40 रुपए फिर आप डाल दो, आपके पास 120 रुपए हो गए। 120 रुपए में आप 100 रुपए की, 90 रुपए की, जितने की भी डेवलपमेंट्स के लिए चीजें खरीदनी है, एसेट्स खरीदनी है, वो आप उस बिजनेस के लिए खरीद सकते हो। आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा, आपके बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। सरकार कहती है ऐसा करो ना, सारा पैसा खर्च क्यों कर देते हो, थोड़ा थोड़ा पैसा एक अकाउंट में जमा करते रहो, और उससे आप हमेशा क्या करना, डेवलपमेंट करेंगे, ये कसम खा लो किसी और काम के लिए इस पैसे को खर्च नहीं किया जाएगा, हम केवल बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को खर्च करेंगे। तो उस आदमी ने कहा कि सर अगर मैं अकाउंट में पैसा डालता हूं और मैंने खर्चा तो किया नहीं, मैं तो केवल आज ये सोच के बैंक में पैसा डाल रहा हूं कि जब भी मैं खर्च करूंगा तो मैं डेवलपमेंट के लिए खर्च करूंगा, तो आज आप मुझे बेनिफिट तो दोगे नहीं, खर्चा तो हुआ ही नहीं है अभी। ये तो एक तरीके का प्रोविजन हो गया कि हम आगे खर्च करेंगे, रिजर्व हो गया एक तरीके का, हमने उठा के पैसा साइड में रख दिया कि हम आगे किसी इस काम के लिए खर्च करेंगे। सर तो रिजर्व को आप कहां माइनस करोगे, वहां पे लिखा हुआ खर्चा कर दिया गया हो, 37 में लिखा है एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड, तो इनकर्ड कहां हुए, अभी हमने खर्चा किया ही नहीं है सर किसी भी तरीके का। तो सरकार ने कहा अगर आप ये वादा कर रहे हो कि आप डेवलपमेंट के लिए ही खर्च करोगे, तो हम 37 से इसको गवर्न ना करके हम एक नया सेक्शन बना देते हैं 33AB, और 33AB में डाल देंगे जो बैंक में पैसा डाला जाएगा वो आपका एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, उसका आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। और जब भी मैं ये पढ़ाता हूं मुझे इमीडिएटली एग्जम्पशन 54 की याद आ जाती है। बस वो एग्जम्पशन था, ये डिडक्शन था। एग्जम्पशन इनकम निकालने के, इनकम का जो हिस्सा ही नहीं बनती है, पर्पस दोनों का सेम है। डिडक्शन क्योंकि हम बिजनेस की इनकम के निकालते समय माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहां वर्ड बोला जाएगा डिडक्शन। तो वहां भी तो यही था, सरकार ने कहा कि घर के बदले घर खरीद लो, एग्जम्पशन का बेनिफिट दे देंगे। बोला अगर मैं घर नहीं खरीद पाऊं तो सरकार ने कहा ऐसा करो बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दो। उसने कहा सर मैंने डिपॉजिट करे हैं, घर कहां खरीदे हैं। सरकार ने कहा हम एक 54 एग्जम्पशन बना देते हैं, उसमें हम लिख देंगे कि अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया गया, लेकिन खास तरीके के बैंक में, ऐसा नहीं कैपिटल गेन स्कीम में जो अकाउंट ओपन किया गया होगा उसमें पैसा डिपॉजिट करोगे, उस बेस में हम एग्जम्पशन का बेनिफिट दे देंगे। अब इससे सरकार यहां भी ये कह रही है कि आज आप डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आप करना चाहते हो, उसके लिए पैसा अलग उठा के रखना चाहते हो, आप रिजर्व करना चाहते हो। अगर 37 से गवर्न करेंगे तो वो आपका क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि वहां लिखा है इनकर्ड
एक्सक्लूसिवली एंड होनली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो खर्चा किया जाएगा, ये खर्चा किया ही नहीं गया, ये तो उठा के साइड में रख रहे हो सकता है फ्यूचर में आप कभी खर्च करो। तो सरकार कहती है क्योंकि इसको अगर आपने उठा के अलग रखा और आपको बेनिफिट नहीं मिला तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा यार हम तो पैसा खर्च कर नहीं रहे हैं, हम तो पैसा इसलिए जोड़ रहे हैं कि आगे हम बिजनेस का डेवलप करेंगे और सरकार हमें बेनिफिट दे नहीं रही है। तो हम 33AB में ये बात डाल देते हैं, जो भी आप एक खास तरीके के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे खास मकसद के लिए, वो मकसद डेवलपमेंट होना चाहिए, तो उस पैसे को खर्चा मान लिया जाएगा और आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया जाएगा। इतनी देर जो मैंने कमेंट्री दी, क्या समझ पाए कि स्पेसिफिक सेक्शंस बनाने की जरूरत क्यों थी? हर खर्चा 37 में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? 37 तो 3 बातों के बेस पर डिसाइड कर देता है, माइनस करो या माइनस मत करो। लेकिन बहुत सारे काम हमें लॉजिक से हटके भी कभी कभी करने पड़ते हैं। हर जगह दिमाग नहीं लगाया जाता है, कहीं कहीं दिल भी लगाया जाता है। सरकार कहती है चलो आज खर्चा नहीं किया, लेकिन ये आदमी वादा तो कर रहा है ना मैं खर्च करूंगा, आज नहीं खर्च करेगा तो कल कर देगा। और ऐसे बिजनेस के लिए वादा कर रहा है जिसकी हमें जरूरत भी है, हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरत भी है, तो आज बेनिफिट दे देते हैं। 33AB का पर्पज यही है। तो डिपॉजिट के आगे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड एनी अमाउंट विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड भी कहा जाता है, अंडर ए स्कीम। अंडर ए स्कीम एक डिजाइन करो, उसमें आप डिपॉजिट करो नाबार्ड के अंदर, और वो स्कीम किसने अप्रूव करी हो? अप्रूव्ड बाई टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड। 3 बोर्ड बने हुए हैं भारत सरकार के, टी बोर्ड बना हुआ है, कॉफी बोर्ड है, रबर बोर्ड है। एक स्कीम में कि आप किस तरीके से डेवलपमेंट करोगे, उस स्कीम के तहत आप नाबार्ड में डिपॉजिट करो। लेकिन वो स्कीम कहां से अप्रूव होनी चाहिए? टी बोर्ड से, कॉफी बोर्ड से, रबर बोर्ड से, कि आप इस पैसे का क्या करोगे, तो वो आप डिपॉजिट कर दो तो आपको टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इन एन अमाउंट, जिसका नाम डिपॉजिट अकाउंट बोलेंगे, अंडर ए स्कीम फ्रेम्ड बाई टी बोर्ड और कॉफी बोर्ड और द रबर बोर्ड विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां स्कीम का अप्रूवल लिया गया था, यहां स्कीम ऑलरेडी टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड ने पहले से फ्रेम करी हुई है। या तो स्कीम आप डिजाइन करते हो, उस स्कीम का अप्रूवल लेते हो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड से, या फिर एक स्कीम ऑलरेडी पहले से फ्रेम है बाय द टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, उस स्कीम के अंतर्गत आप डिपॉजिट कर देते हो एक अकाउंट के अंदर, उसको कहा जाता है डिपॉजिट अकाउंट। तो नाबार्ड में कर रहे हो तो आपको एक स्कीम के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा और उस स्कीम का अप्रूवल लेना पड़ेगा टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड से। डिपॉजिट अकाउंट में आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको स्कीम की जरूरत नहीं है, एक ऑलरेडी स्कीम एग्जिस्ट करती है जो कि फ्रेम की गई है बाय द टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ऑलरेडी पहले से डिजाइंड है, उसमें भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। आपकी चॉइस है आप कहां डिपॉजिट करते हो। सर ये पैसा कितने टाइम में डिपॉजिट किया जाएगा? तो लिखा हुआ है टाइम लिमिट विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम विच एवरेज अर्लियर। तो प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने या लास्ट डेट जो फाइल उनकी होती है विच एवरेज अर्लियर। सर इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कि प्रीवियस ईयर हमने लिया 1920, इसके एंड से 6 months, तो वो क्या हो जाएगा? 30 सितंबर 2020। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब किसी के लिए 139(1) के अकॉर्डिंग जो लास्ट डेट है अगर वो 31 जुलाई है तो अर्लियर क्या हो गया? 31 जुलाई, तो इस डेट तक होना चाहिए। किसी के लिए डेट क्या हो सकती है? किसी के लिए डेट 30 सितंबर, एक डेट ये भी होती है, फिर तो दोनों को इंसाइड कर गई तो 30 सितंबर ही। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डेट कौन सी होती है? 30 नवंबर 2020, तो उसमें अर्लियर क्या हो जाएगा? 30 सितंबर 2020। तो विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने और उसके लिए जो आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है, उन दोनों में जो भी अर्लियर होगा उस टाइम के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट करना, या तो आप नाबार्ड में या डिपॉजिट अकाउंट में कर सकते हो, या तो अप्रूव्ड स्कीम में या फ्रेम्ड स्कीम में आप कर सकते हो और आपको बेनिफिट मिलेगा। सर बेनिफिट कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन लिखा हुआ है, अमाउंट डिपॉजिटेड और
40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस विच एवर लेस। तो अगर आपका प्रॉफिट इस बिजनेस से था 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का बिजनेस था और आपने डिपॉजिट किया सपोज करते हैं 30,000, तो डिडक्शन जो आपके पीजीबीपी में माइनस कर दिया जाएगा एबी के अंदर, वो कितना हो जाएगा 40,000 और 30,000 विच एवर इज लोअर, और लोअर आ गया 30,000। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट किया 50,000 तो डिडक्शन कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपके लिए डिडक्शन 40,000 और 50,000 विच एवरेज लोअर, और लोअर कितना हो जाएगा 40,000। 40% से ज्यादा का नहीं मिलेगा। जो डिपॉजिट किया गया हो अगर वो 40 से कम है तो डिपॉजिट वाला अमाउंट, और 40 से ज्यादा होगा तो 40%, इसलिए लिखा हुआ है अमाउंट डिपॉजिटेड इन द नबार्ड और डिपॉजिट अकाउंट एज द केस में बी, और 40% ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेस। सच बिजनेस का मतलब हो गया टी बिजनेस, कॉफी बिजनेस या रबर बिजनेस विच एवरेज लोअर। Such reduction being allowed before the brought forward loss। इस बात को मैं अभी एग्जाम्पल मैंने नीचे डिजाइन किया है उसकी हेल्प से टीच करूंगा, लेकिन पहले मैं एक दो बातें आपको और टीच कर दूं। इस पैसों को जब भी विड्रॉ करोगे, विड्रॉल जब भी करोगे कभी ना कभी तो निकालोगे, हाँ जी सर। तो वेयर एनी अमाउंट विच इज विड्रॉन और रिलीज ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, विड्रॉ करते हो आप या जिस डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट किया गया था वहां से उस पैसे को रिलीज किया जाता है, एंड इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज विद इन दैट प्रीवियस ईयर। और जिस पर्पज के लिए जो अप्रूव्ड स्कीम या फ्रेम्ड स्कीम में पर्पज लिखे थे उसके लिए उस प्रीवियस ईयर में, दैट प्रीवियस ईयर, दैट का मतलब हो गया जिस ईयर में विड्रॉ किया गया था उसी ईयर में, the amount unutilized shall be treated as income and charged to income tax of that previous year। तो जो उस पैसे में आपने यूटिलाइज नहीं किया था वो उस ईयर की इनकम मान ली। आप बाद में भले ही यूटिलाइज कर लो, जिस ईयर में विड्रॉ किया उसी ईयर में यूटिलाइज करना पड़ेगा। सपोज करते हैं आपने प्रीवियस ईयर 24-25 में उस स्कीम से 20,000 रुपए विड्रॉ करे, और वो विड्रॉ करे 1 मई 2024 के लिए, हाँ जी सर ठीक। डिपॉजिट किए होंगे किसी प्रीवियस ईयर में, उस ईयर में बेनिफिट आपने ले लिया होगा और 20,000 रुपए आपने खर्च करे। इसमें 15,000 रुपए तो आपने 31 मार्च 2025 तक खर्च कर दिए यूटिलाइज्ड, और 5,000 रुपए इस डेट तक जो लास्ट डेट थी वो अनयूटिलाइज थे। आप कहोगे हाँ सर हम यूटिलाइज करेंगे, चिंता मत करो, बस हम अप्रैल में कर देंगे, 1-2 दिन के बाद कर देंगे। सरकार कहती है नहीं, दैट प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में विड्रॉ किया गया उसी में यूटिलाइज करना जरूरी है। अगर उस ईयर में आप यूटिलाइज नहीं कर पाए तो जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट बच जाएगा वो उस ईयर की पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी। तो 5,000 रुपए प्रीवियस ईयर 24-25 या असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आई? लैंग्वेज पढ़ना सीखो। वेयर एनी अमाउंट विच इज विड्रॉन और रिलीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पजेज विद इन दैट प्रीवियस ईयर, दैट का मतलब हो गया द ईयर इन विच मनी वाज विड्रॉन और द रिलीज्ड, जिस ईयर में विड्रॉ किया गया था या रिलीज किया गया था उसी ईयर में। बाद में आप करते रहो इससे मतलब ही नहीं है। इसीलिए हमेशा क्लाइंट को एडवाइज करो ईयर के स्टार्टिंग में ही विड्रॉ कर लो, सो दैट आपको खर्च करने के लिए पूरा टाइम मिल जाए। अगर आप मार्च के एंड में ही विड्रॉ करते हो तो आपको टाइम खर्च करने का मिलेगा ही नहीं, खर्च करने के लिए टाइम। तो इसीलिए आप ईयर के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर लो, सो यू विल गेट मैक्सिमम टाइम टू यूटिलाइज द अमाउंट, और 31 मार्च तक आप सारा का सारा पैसा यूटिलाइज कर दो। बाद में आप चाहे भले ही आप सही पर्पज के लिए खर्च करो, लेकिन फिर उससे कुछ नहीं होगा। जिस ईयर में विड्रॉ किया उसी में खर्च करना जरूरी है। इसके बाद एक है क्लोजर ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस बंद किया जाता है तो सर क्या होगा? ये बात भी ठीक है। अगर आपने पैसा डेवलपमेंट के लिए डाल रखा है, अब डेवलपमेंट के लिए विड्रॉ करो और खर्च करो, उससे पहले ही बिजनेस बंद हो जाता है तो क्या होगा? तो क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है, द अमाउंट सो विड्रॉन शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज विड्रॉन एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो जिस ईयर में भी पैसा विड्रॉ करोगे, बंद होगा तो पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, उस साल की वो पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी। लेकिन अगर डेथ ऑफ असेसी मतलब इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है
HUF का पार्टीशन होता है या कंपनी का लिक्विडेशन होता है, और इस केस में आप विड्रॉ करते हो, द अमाउंट विड्रॉन शैल नॉट बी टैक्सेबल। इस केस में जो अमाउंट विड्रॉ करोगे वो टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब अब डेथ हो जाए वो तो असेसी के बियॉन्ड है। HUF का पार्टीशन हो जाए, एक मेंबर भी कहता है पार्टीशन करो, बाकी भले एग्री नहीं कर रहे हैं, पार्टीशन होगा ही होगा। कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, रेजोल्यूशन पास किया गया, कोर्ट का अप्रूवल लिया गया। यहां पे सरकार ये मानती है डिसोल्यूशन जो हो रहा है वो डेलिब्रेट होता है, थोड़ा सरकार ये मानती है। और यहां पे जो मान रही है वो अब डेथ होने के बाद तो डेथ हो गई। अगर HUF का पार्टीशन हो रहा है तो वो एक मेंबर भी चाहता है तो पार्टीशन हो रहा है। तो अगर फर्म डिसॉल्व कर रही है तब उस केस में पैसा विड्रॉ किया गया तो वो क्लोजर से पहले उसकी बिजनेस की इनकम बना दी जाएगी और टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एसएससी की डेथ हो गई, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है या HUF का पार्टीशन हो रहा है, तो उस केस में जो पैसा विड्रॉ किया जाएगा वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। और आखिरी बात, इसके बाद में एक बहुत शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा, एसएससी नॉट एलिजिबल फॉर एसेट्स नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। सर आपने कहा था कि जो भी पैसा आप इस डिपॉजिट अकाउंट या नाबार्ड में डालोगे वो डेवलपमेंट के लिए डाला जाएगा। डेवलपमेंट का मतलब नहीं एसेट्स खरीदना, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो खरीदोगे तो वो डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। वेयर एनी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द असेसी इन द स्पेशल अकाउंट और इन द डिपॉजिट अकाउंट। स्पेशल अकाउंट का मतलब नाबार्ड और डिपॉजिट अकाउंट का मतलब जो फ्रेम स्कीम के अंदर डिपॉजिट किया गया था, इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर by the national bank or withdrawn by the assessee from the deposit account, and such account is utilized for the purpose of purchase of, आपने क्या खरीदा, any machinery or plant to be installed in any office premises or residential accommodation including accommodation in the nature of guest house, any office appliances कंप्यूटर को छोड़कर, any machinery or plant the whole of the actual cost of which is allowed as deduction, इसकी पूरी कॉस्ट किसी और सेक्शन में माइनस हो चुकी है। The whole of such amount so utilized shall be deemed to be profit and gains of business of that previous year and shall accordingly be chargeable to income tax as the income of that previous year। ये कुछ उसकी याद दिला रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन की, या 32 AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस की याद दिला रहा है। वो एसेट्स खरीदो जो बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्ड लिखा था, ग्रो करने के लिए जरूरी हैं, टी कॉफी रबर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। ये जो आप एसेट्स खरीदोगे, जैसे कि आपने कोई ऑफिस प्रेमिसेस के लिए खरीद लिया प्लांट, इसका डायरेक्टली बिजनेस से क्या रिलेशन है। अगर आपने कोई ऑफिस अप्लायंसेस खरीद लिया कंप्यूटर के अलावा एसी वगैरह ऑफिस में लगाने के लिए, इसका ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग से क्या रिलेशन है। या जिस प्लांट और मशीनरी की पूरी कॉस्ट डेप्रिसिएशन या किसी और तरीके से माइनस हो चुकी हो, उसके रेस्पेक्ट में तो फिर डबल डिडक्शन मिल जाएगा। इसलिए ऐसे किसी प्लांट को खरीदते तो अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इन 3 एसेट्स को खरीदते हो तो आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मतलब डिडक्शन तो आप पहले ले चुके हो, अब आपने विड्रॉ करके इन चीजों को खरीद लिया, तो जिस ईयर में भी खरीदोगे, जितने अमाउंट का खरीदोगे वो उस ईयर में उस ईयर में पीजीबीपी की इनकम के तरीके से चार्जेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। हाँ जी सर। अच्छा एक बात मैं और बताऊं आपके लिए, अब यहां पे फिर मुझे 54 की याद आती है, एग्जाम्पशन 54। और 54 का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं कि 54 एग्जाम्पशन तो मैंने कितने दिल लगा के आपको टीच करी थी। आप लोगों ने कितने मैसेजेस किए थे कि सर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, कितने सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे 54 पे बेस। तो वहां लिखा गया था कि आप पहले पैसा बैंक में डाल देते हो और डालने के बाद आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है। फिर विद इन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स उससे आप नए रेजिडेंशियल हाउस को परचेज कर लेते हो या कंस्ट्रक्शन कर लेते हो। लेकिन फिर 3 साल के अंदर बेच नहीं सकते हो नए वाले घर के लिए। यहां पे भी एक आदमी क्या कर सकता है, सपोज कर सकता है उसने 40% बैंक में डाल दिया। सरकार ने कहा वेरी गुड, आप इसका बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हो, दिल खुश कर दिया, हम आपका 33 AB में आज बेनिफिट लेंगे। वो कहता है सर मैंने लेकिन अभी तक डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया है। वो कहती है सरकार कोई बात नहीं, बैंक में तो डाल दिया ना आपने, नाबार्ड में, स्पेशल अकाउंट में, डिपॉजिट अकाउंट में, कोई बात नहीं, बाद में खर्च करोगे, बेनिफिट ले जाओ। और सरकार ने उसको बेनिफिट दे दिया। उसने 4 साल के बाद, 5 साल के बाद पैसा विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद उस ईयर में उसने उस एसेट्स के लिए खरीद लिया जो फ्रेम के अंदर, स्कीम के अंदर लिखी हुई थी, और उसने कहा देखो मैंने सही काम किया। और जैसे ही वो ईयर खत्म हुआ, अगले साल उस एसेट्स को उसने उठा के बेच दिया।
डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। डेवलपमेंट के लिए एसेट आई, उसने कहा देखो जिस ईयर में पैसा विड्रॉ किया गया उसी ईयर में मैंने उस काम के लिए खर्च भी कर दिया जिसके लिए डिपॉजिट किया था, और अगले ही साल उठा के उसने बेच दिया। वो सरकार से कहता है इससे क्या मतलब मैंने बेच दिया। सरकार कहती है डेवलपमेंट के लिए खरीदा है तो कम से कम कुछ टाइम तो करो। आप घर वालों से कहते हैं हमें बुक चाहिए पढ़ने के लिए, उन्होंने आज पैसे दिए, आज आप बुक लेके आए और कल जाके आपने बुक को वापस कर दिया, बेच दिया 10 रुपए सस्ती पे उस चीज के लिए। आपके घर वाले क्या पूछेंगे, बेटा बुक पूरी पढ़ ली आपने एक दिन के अंदर, 500 पेजेस की बुक थी, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप आज शाम को लेके आए, कल सुबह तक आपने पूरी पढ़ लिया, आपका काम ही खत्म हो गया। बुक लेके आए हो तो एग्जाम तक अपने पास रखो, बार बार खोल के देखो, हर चैप्टर्स को देखो, क्वेश्चंस लगाओ, कुछ टाइम करोगे तभी तो आपकी नॉलेज एनहांस करेगी। तो डेवलपमेंट के लिए कोई चीज आपने खरीदी है तो बिजनेस में रखो, एब्जॉर्ब करो, बिजनेस में यूज करो, तभी तो बेनिफिट मिलेगा। तो लिखा हुआ है वेयर एनी एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल तक नहीं बेचोगे, लेकिन वो 8 साल शुरू कहां से होंगे, डेट ऑफ परचेज से नहीं, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्वायर्ड। जिस ईयर में भी खरीदा गया होगा उस ईयर के एंड से। तो अगर तुमने 5 जुलाई 2024 को खरीदी, 5 जुलाई 2024, तो 5 जुलाई से 8 साल नहीं, 24 ईयर कौन सा हो गया, 24 25, तो 25 जब खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से 8 साल हम काउंट करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड सच पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज इज रिलेटेबल टू द डिडक्शन अलाउड। तो जितने का भी डिडक्शन आपको पहले दिया गया होगा उस एसेट के रकम में शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड। तो जो भी डिडक्शंस आपको दिया गया था वो आपसे वापस ले लिया जाएगा एज ए पीजीबीपी की इनकम। इज दैट क्लियर? अच्छे तरीके से आपको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया आपको? क्लियर? 8 साल से बेचोगे, डिडक्शन आपको दे रखी थी वो आपसे वापस ले ली जाएगी। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं स्पेस देना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, यहीं कर दूंगा, मेरे पास तो टैलेंट है। मिस्टर एक्स एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। देखो बिजनेस, चलो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इन इंडिया है, ये भी सेटिस्फाइड है। इट्स टोटल इनकम फ्रॉम सच बिजनेसेस 240 lakhs बिफोर अलोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB। ये बात लिखना जरूरी थी। अगर ये नहीं लिखा जाता और ये लिखा जाता उसकी बिजनेस की इनकम 240 है इस बिजनेस से, इसका मतलब 33AB के बाद है, इनकम बिजनेस की हो गई और केवल इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा हुआ है, इसका मतलब 33AB भी माइनस कर दिया गया होगा। 33AB माइनस करने के बाद ही तो निकल के आएगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो उसकी इनकम है उसमें अभी एक खर्चा माइनस नहीं हुआ है, कौन सा, 33AB वाला माइनस नहीं हुआ है, बाकी सारे माइनस हुए। इज दैट क्लियर? समझ में आया जो मैंने कहा? तो 33AB के अलावा सारे खर्चे माइनस 240 है। कंपनी डिपॉजिटेड ₹80 lakhs विद नाबार्ड ऑन 12 मई 2020। कंपनी ने 12 मई 2020 को 80 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए नाबार्ड में। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, बिजनेस लॉसेज 8 lakhs, और पिछले साल का जो लॉस कैरी होके आ रहा है वो 8 लाख रुपए का है। तो पहले तो लिखा प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21, बिजनेस इनकम बिफोर 33AB 240 lakhs माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB 40% ऑफ 240 lakhs 96 lakhs। 33AB से जो पहले वाला प्रॉफिट था उसका 40%, और 6 महीने में डिपॉजिट किया गया था ये और देखना पड़ेगा। कंपनी के केस में हमेशा डेट होती है 30 सितंबर, और इसने मई में डिपॉजिट कर दिया था, 6 महीने के अंदर कर दिया था, और डिपॉजिट इतना किया गया है और डिपॉजिटेड 80 lakhs। इन दोनों में लोअर क्या हो गया, 80 लाख। तो इनकम कितनी निकल के आ जाएगी, 160 लाख। ये टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के आ गया इस साल का। सारे खर्चे माइनस थे, एक नहीं माइनस था। तो 40% ऑफ प्रॉफिट
वो प्रॉफिट जो 33 AB से पहले वाला प्रॉफिट था 240, उसका 40% 96 लाख, और अमाउंट डिपॉजिट विद इन 6 मंथ्स जो कि किया गया था 80 लाख रुपए, इन दोनों में लॉस। अब जो आपका बिजनेस लॉस है जो पिछले साल का कैरी होके आया था, वो पहले 240 में से माइनस नहीं करेंगे, पहले डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा, बिजनेस की इनकम निकाली जाएगी, उसके बाद फिर माइनस किया जाएगा। इसीलिए यहां पे मैंने कहा था, एक लाइन लिखी हुई है, सच डिडक्शन शैल बी अलाउड, बीइंग अलाउड बिफोर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज बाद में, पहले इस साल की इनकम तो निकाल लें। तो अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा है, पहले डिडक्शन माइनस करेंगे, उसके बाद निकाला जाएगा। तो सर 160 में से सर 8 लाख रुपए और माइनस कर देते हैं पिछले साल का लॉस कैरी करके। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक चैप्टर है, वो ये कहता है कि अगर लॉस पिछले साल का कैरी होके आया तो बिजनेस का लॉस बिजनेस में से माइनस कर सकते हैं। सर माइनस करें, अभी रुक जाओ। क्यों सर? एक नया एंगल और डालता हूं। जो टी कॉफी रबर से इनकम इंडिया में होती है, वो पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चरल या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाती है। उसमें थोड़ी इनकम मानी जाती है एग्रीकल्चरल और थोड़ी सी इनकम मानी जाती है नॉन एग्रीकल्चरल। और अगर लैंड इंडिया में सिचुएटेड होता है तो जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो इंडिया में फुली एग्जेम्प्ट होती है। मैं आपको आगे एक चैप्टर टीच करूंगा एग्रीकल्चरल इनकम, उसकी थोड़ा सा मैं यहां पे आपको ब्रीफ कर रहा हूं। इफ एग्रीकल्चरल लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया तो एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है फुली, और सेक्शन होता है 10 सब सेक्शन 1। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल। तो यहां पे अगर आपका टी का रबर का बिजनेस है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो रूल 7 ये कहता है कि जो भी इनकम निकल के आएगी उसका 65% होगा एग्रीकल्चरल और 35% होगा नॉन एग्रीकल्चरल। इसी तरीके से अगर टी का बिजनेस है इन इंडिया में ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का, तो रूल 8 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है 60% मानेंगे एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल मानेंगे 40%, और ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। जो 65% है 60 है, और ये वाला अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट होगा। और सर अगर कॉफी का है तो कॉफी में 2% लगती हैं। अगर आप कॉफी को बेच रहे हो ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया, तो 75% एग्रीकल्चरल एंड 25% नॉन एग्रीकल्चरल। लेकिन सेल ऑफ कॉफी अगर आपकी रोस्टेड भी है, ग्राउंडेड बाय सेलर इन इंडिया है, विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स, यहां पे लिखा हुआ है ग्रोन एंड क्योर्ड, यहां लिखा है ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया। तो यहां पे अगर केवल ये दो प्रोसेस है तो 75% 25%, लेकिन साथ में ग्राउंडेड और रोस्टेड भी है तो रेशियो हो जाएगा 60% एंड 40%। तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने अभी किया, इसमें जो 160 था वो टी का बिजनेस दे रखा है, टी। तो अब इसके अंदर दो हिस्से कर दिए जाएंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्री इनकम तो 60% हो जाएगी, तो 96 लाख हो जाएगी। 40% हो जाएगी नॉन एग्रीकल्चरल, ये 64 लाख हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा होगा वो तो बिजनेस का दे रखा होगा, एग्जम्प्ट वाले का तो नहीं होगा। जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस किया जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना दे रखा है 8 लाख, वो यहां से माइनस किया जाएगा, और जो पीजीबीपी की इनकम निकल के आएगी 56 लाख, वो निकल के आएगी आपकी ये वाली। दोबारा सुनो, हालांकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कई बार आ जाता है, या जैसा क्वेश्चन मैंने दिया वैसे आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो जो मैंने आपके लिए पढ़ाया। जो बिजनेस लॉस दे रखा होगा, जो इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसका लॉस भी एग्जेम्प्ट रहा होगा, ये भी सेट ऑफ का पॉइंट है। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो लॉस भी सेट ऑफ नहीं होगा, इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस को आप ऐसे सेट ऑफ कर सकते हो। जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दे रखा होगा वो केवल उस इनकम के रेस्पेक्ट में दे रखा होगा जो टैक्सेबल हो रही है। तो अब हमने क्या किया, हमारे बिजनेस की इनकम 240 लाख थी, अभी इसमें एक खर्चा माइनस करना है 33 AB का। वो ये कहता है जो भी आपने विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर डिपॉजिट किया होगा, या 40% ऑफ सच प्रॉफिट, तो 240 का 40% आ गया 96 लाख,
डिपॉजिट किया था 80 लाख, इसमें से लोअर हो गए 80 लाख, वो माइनस कर दिया और हमें इनकम मिल जाती है 160 लाख। बच्चे कहते हैं इसमें से सेट ऑफ कर ले, मैं कहता हूं नहीं, इसमें से कुछ इनकम एग्रीकल्चरल है, कुछ नॉन एग्रीकल्चरल है। जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसको तो अलग कर दो, और जो नॉन एग्रीकल्चरल है वो टैक्सेबल होगी, तो उसमें से सेट ऑफ का बेनिफिट भी देंगे। तो हमने पहले क्या किया, टी का रेशियो देखा रूल 8B के अकॉर्डिंग। इंडिया में अगर आप इसको ग्रोइंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो 60% एग्रीकल्चरल एंड 40% नॉन एग्रीकल्चरल। तो इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमने 60% 160 लाख का, वो कितना हो गया आपके लिए 96 लाख, वो तो बन गया एग्रीकल्चरल, वो तो एग्जेम्प्ट हो गई। अब नॉन एग्रीकल्चरल जिस पर टैक्स पे करना पड़ेगा वो हो गई 40%, और वो निकल के आ गया 64 लाख। अब इसमें से हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को माइनस कर देंगे 8 लाख को, तो इस साल की जो पीजीबीपी की इनकम निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 56 लाख। इज दैट क्लियर? अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया? 100% कर लोगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिल लगा के मैंने टीच किया, ठीक है। तो अब मैं आपको टीच करूंगा साइट रेस्टोरेशन फंड 33 ABA, 100% मिलता जुलता है, बहुत मामूली से चेंजेज हैं। जिसने 33 AB कर लिया उसका 33 ABA अपने आप हो गया, आप ये मान के चलो। तो सर क्या लिखा है, मैं इस आंसर को इरेज कर दूं, आप तो पॉज करके कॉपी कर लोगे, तो मुझे इरेज करने की परमिशन दे दो आप। बस इतना बहुत है? हाँ जी सर बहुत है इतना। असेसी कोई भी हो, लेकिन यहां बिजनेस जो होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ, और वो दोनों काम इंडिया में होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग कहां कहां पे ये गैस मिल सकती है, इसके प्रोस्पेक्टस तलाश करना, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ इंडिया के अंदर, या फिर एक्सट्रैक्शन अलग करना या उसका प्रोडक्शन करना, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या दोनों का, और ये बिजनेस इंडिया में होने चाहिए। और इसके लिए कोई साइट है, साइट को आप रेस्टोर करो, दोबारा से काम शुरू करो, और उस काम को शुरू करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसलिए फंड बनाओ। साइट रेस्टोर का मतलब क्या होता है, कोई भी साइट जो बंद पड़ी हुई है उसको रेस्टोर करना, दोबारा से चालू करना, उसके लिए फंड क्रिएट किया जाएगा, उसको कहेंगे साइट रेस्टोरेशन फंड। और उस फंड में अगर पैसा डालोगे तो 33 ABA के अंदर बेनिफिट मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। अब पढ़ते हुए चलो समझ में आ जाएगा। डिपॉजिट, डिपॉजिट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे कहां किया था हमने, नाबार्ड में। यहां पे स्टेट एनी अमाउंट और अमाउंट्स इन एन अकाउंट, जिसको बोलेंगे स्पेशल अकाउंट, मेंटेन्ड बाय असेसी विद दैट बैंक इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। और वो स्कीम किसने अप्रूव कर रखी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर आपने डिपॉजिट किया हो साइट रेस्टोरेशन अकाउंट में, जिसको ऊपर हमने किया हो डिपॉजिट अकाउंट, ओपनड बाय द असेसी इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। और यहां स्कीम किसने फ्रेम करी हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। वहां नाबार्ड में किया हो, स्कीम के तहत अप्रूव किसने किया हो, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड ने। यहां पे आपने किया हो SBI के साथ स्पेशल अकाउंट में, स्कीम अप्रूव किसने करी हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। यहां पे आपने साइट रेस्टोरेशन फंड, इसको डिपॉजिट अकाउंट भी बोल सकते हो, उसमें डिपॉजिट किया हो, स्कीम फ्रेम किसने करी हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने करी हो। समझ में आ गया? बिल्कुल सेम चल रहा है। टाइम लिमिट वहां लिखा था विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यहां लिखा है बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर है उसके खत्म होने से पहले पहला डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन वहां लिखा हुआ था सम इक्वल टू द अमाउंट जो भी डिपॉजिट किया गया होगा, डिपॉजिटेड, और 20% फ्रॉम सच बिजनेस। 20%, वहां 40% था, 20% विच एवरेज लोअर। वहां लिखा था ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से पहले, यहां भी लिखा हुआ है बिफोर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। वहां 40% था, यहां 20% था। यहां विड्रॉल बिल्कुल सेम लिखा हुआ है कि आप जिस ईयर में विड्रॉ करोगे दैट प्रीवियस ईयर, उसी ईयर में आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा आप उस ईयर में खर्च नहीं कर पाते हो,
आप भले ही उस पर्पज के लिए खर्च करोगे जो स्कीम में लिखा है इन दैट, लेकिन जिस ईयर में विड्रॉ किया उस ईयर में खर्च नहीं करोगे तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आपकी पीजीबीपी की इनकम के तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा। किन एसेट्स को खरीदने पे स्कीम का पर्पज नहीं माना जाएगा, वो 3 वहां लिखी थी, वो यहां लिखी हुई थी। जो भी ऑफिस अप्लायंसेस होंगे कंप्यूटर को छोड़ के, जो आपके लिए ऑफिस प्रेमिसेस में लगे होंगे या फिर रेजिडेंशियल नेचर की अकोमोडेशन जैसे गेस्ट हाउस वगैरह में लगे होंगे, या जिस एसेट्स की पूरी कॉस्ट पहले ऑलरेडी माइनस हो चुकी होगी प्लांट और मशीनरी। इज दैट क्लियर? सर 8 साल के अंदर बेच देंगे, तो मैंने बताया था 8 साल के अंदर बेचोगे तो जिस एसेट को बेचा गया उसके रेस्पेक्ट में जो डिडक्शन दिया गया था वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। वेयर एनी एसेट इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर्स। और 8 साल कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट वाज परचेज, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्वायर्ड, सच पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट एज इज रिलेटेबल टू द डिडक्शन अलाउड। तो जितना डिडक्शन इस एसेट के रेस्पेक्ट में दिया गया होगा उसको दोबारा से उस साल में जिसमें बेचा गया होगा पीजीबीपी की इनकम मान लिया जाएगा। ये 2 सेक्शंस दिल लगा के करो। 33 ABA तो कम आता है, लेकिन 33 AB में से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कीजिए imsb003@gmail.com। 37 के अलावा जितने भी सेक्शंस हैं 30 to 36 उनकी भी 2 कैटेगरी बनाओ। एक तो जनरल स्पेसिफिक हैं लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए हैं, फिर दूसरे स्पेसिफिक में भी किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए हैं, जैसे 33 AB। इसका जनरल यूज नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो बिजनेस टी कॉफी रबर का देना पड़ेगा। अगर 33 ABA का क्वेश्चन आना है तो एसएससी का बिजनेस साइट रेस्टोरेशन फंड का होना चाहिए। लेकिन 30, 31, 32 के लिए नेचर ऑफ बिजनेस जरूरी नहीं है। किसी भी तरीके का बिजनेस प्रोफेशन करो, ये बेनिफिट तीनों हर बिजनेस के लिए मिलेगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।